हेलो, आवाज आ रही? हेलो, यस सर। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? अब शायद प्रॉब्लम ठीक हो गई है। 12 लोग आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी में गड़बड़ हो गई थी, सभी क्लासरूम में, सभी लेक्चर में दिक्कत हो रही थी। प्रॉब्लम वहीं से थी। A point has different position vectors with respect to different origins. यदि हम अलग अलग ओरिजिन लेंगे तो एक ही पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अलग अलग होंगे। O1 को ओरिजिन लेंगे तो पोजीशन वेक्टर O1A, O2 को ओरिजिन लेंगे तो O2A, O3 को ओरिजिन लेंगे तो O3A। कई बार क्या रहता है कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो कभी हम इसमें A को ओरिजिन मान लेंगे, कभी B को, कभी C को। जैसे यदि हम A को ओरिजिन माने, A को ओरिजिन मानेंगे तो B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? AB, और C का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? AC। A को यदि ओरिजिन मान लिया तो B का पोजीशन वेक्टर AB होगा, C का पोजीशन वेक्टर AC होगा। और यदि हमने B को ओरिजिन मान लिया तो A का पोजीशन वेक्टर BA हो जाएगा और C का पोजीशन वेक्टर BC हो जाएगा। और B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? B को ओरिजिन मानेंगे तो B का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर हो जाएगा। और यदि हमने C को ओरिजिन मान लिया तो A का पोजीशन वेक्टर CA होगा, B का पोजीशन वेक्टर CB होगा और C का पोजीशन वेक्टर नल वेक्टर होगा। ठीक है, तो ओरिजिन किसको मान रहा है? और एक ही क्वेश्चन में कई बार हम ओरिजिन चेंज भी कर देंगे, कभी ए को मान लेंगे, कभी बी को, कभी सी को, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी रहेगी। एक क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये है आई के प्लस जे के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, यह आई माइनस ए। तो आपको बताना देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑप्शंस हैं 2i, 2j, माइनस 2i, माइनस 2j। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, 1 मिनट लेट। सर -2i क्या? माइनस 2i। क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी ओरिजिन है और ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब ए कौन सा वेक्टर दिया? बी ए वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बी विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी ओरिजिन और बी का पोजीशन वेक्टर, मतलब इनिशियल पॉइंट सी होगा और टर्मिनल पॉइंट बी होगा। ये सी बी वेक्टर आई माइनस जे। और ये दोनों सक्सेस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सी ए मिल जाएगा, तो सी ए हो जाएगा 2i। लेकिन आपको सी ए नहीं बताना, आपको बताना क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए ओरिजिन और सी का पोजीशन वेक्टर मींस एसी बताना है। दोनों को ऐड करेंगे तो सी ए मिलेगा। एसी बताना तो इसको इंटरचेंज कर देंगे तो एसी हो जाएगा -2i। ठीक है, इसके बाद में एक डेफिनेशन है, लोकलाइज्ड
and free vectors. If initial point of a vector is a fixed point in a space, then vector is called localized vector. Otherwise free vector. If initial point of a vector is a fixed point in a space, then vector is called localized vector, otherwise free vector. स्पेस में यदि इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो लोकलाइज वेक्टर. जैसे पोजीशन वेक्टर्स की बात करें तो पोजीशन वेक्टर्स ये लोकलाइज वेक्टर्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है. इनिशियल पॉइंट क्या होना? ओरिजिन. जैसे ये ओ ओरिजिन दिया है तो ए का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो ये ओ है, तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया पोजीशन वेक्टर में. ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया. एक पोजीशन वेक्टर के इक्वल पोजीशन वेक्टर अलग से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. ये जो हमने इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन देखी हुई है, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, ये सभी फ्री वेक्टर्स के लिए, ये सभी डेफिनेशन फ्री वेक्टर के लिए. जैसे ये वेक्टर, तो इस वेक्टर के इक्वल वेक्टर आप यहाँ बना सकते हो, तो ये वास्तव में फ्री वेक्टर कहलाएगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन. लेकिन इसके इक्वल पोजीशन वेक्टर नहीं बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं है. तो पोजीशन वेक्टर कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर. एक वेक्टर के इक्वल वेक्टर जो बना सकते हैं, जो डेफिनेशन पड़ी है, वो वास्तव में फ्री वेक्टर्स के लिए, लोकलाइज्ड के लिए नहीं है. यहाँ पर वैसे वेक्टर अलजेब्रा में हम मैथ्स में फ्री वेक्टर्स की ही बात करेंगे अधिकतर. ठीक है, फिजिक्स वगैरह में लोकलाइज्ड वेक्टर की अधिकतर बात करते हैं. यहाँ पर भी बात करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर. बाकी जो वेक्टर रहेंगे जिनमें हम पैरेलल इक्वल वेक्टर बना देते हैं, वो फ्री वेक्टर्स हैं. अधिकतर फ्री वेक्टर्स की बात करेंगे. जैसे फिजिक्स में बोलते हैं कि फोर्स कैसा वेक्टर होता है, लोकलाइज्ड या फ्री. तो फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है. क्यों? क्योंकि जैसे ये बॉडी यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और यहाँ लगा है 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर ये देखें तो वेक्टर तो सेम है, लेकिन दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे. यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा दोनों में. ठीक है, इफेक्ट भी अलग अलग मिलेगा. तो फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है. यहाँ पर वैसे लोकलाइज्ड वेक्टर में पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, जनरली फ्री वेक्टर्स की बात करेंगे. इसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला डराइव भी करेंगे. टू एक्सप्रेस अ वेक्टर in terms of position vectors of its ends. To express a vector in terms of position vectors of its ends. एक वेक्टर है, इसको इसके एंड्स के पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस करना. इसके एंड्स ए और बी हैं तो इनके पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना. ए का पोजीशन वेक्टर ए मान लें, बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लें, तो इनकी टर्म्स में इस वेक्टर को लिखना है. ये पोजीशन वेक्टर बोल रहा, तो जब भी पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो कहीं ओरिजिन रहेगा. तो ये ए वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर, क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर है. बी का पोजीशन वेक्टर बी है तो ये पोजीशन वेक्टर बी होगा. तो इस ए बी वेक्टर को एंड्स के पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना. अब देखिए ये दोनों वेक्टर सक्सेसिव दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ से इन दोनों का सम बी के इक्वल होगा. मींस ए प्लस ए बी ये बी के इक्वल होगा. तो ए बी की बात करें तो किसके इक्वल होगा? बी माइनस ए. तो फार्मूला हो जाएगा कि ए बी वेक्टर किसके इक्वल? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, या ऐसा लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. किसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट.
यहाँ का भी सेक्शन फार्मूला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ डिवाइडिंग पॉइंट। जैसा सेक्शन फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में पढ़ा था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, वैसे ही 3D में, वैसे ही वेक्टर में। बस ये होता है कि 2D में पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए दो फार्मूले रहते हैं, एक x कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए। वेक्टर में पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही पोजीशन वेक्टर होता है, तो एक ही फार्मूला रहेगा। अब दो तरह के डिवीजन होंगे यहाँ पर, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो पहले हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट P है, P डिवाइड्स AB, internally in the ratio m/n। PAB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो किन डिस्टेंसेस का रेशियो होगा m/n, AP और PB का रेशियो होगा m/n। तो अब देखिए P का पोजीशन वेक्टर यदि हम R मान लें, तो इसका फार्मूला बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे 2D में रहता है। हम इसको डेराइव नहीं कर रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज मींस R किसके इक्वल होगा, MB, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर वाला रेशियो इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला रेशियो इसके पोजीशन वेक्टर से, और बीच में प्लस का साइन आएगा। तो MB प्लस NA, MB प्लस NA अपॉन M प्लस N, ये डिवाइडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया इंटरनल डिवीजन में। कभी यदि इसका मिड पॉइंट हो तो क्या होगा, मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, M और N की जगह 1 1 आ जाएगा, तो A प्लस B बाई 2। 2D में दो फार्मूले रहते हैं, एक x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। क्योंकि पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 2D में, 3D में तीन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो तीन फार्मूले रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही फार्मूला रहता है, क्योंकि पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर z की बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक ही वेक्टर की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर की, इसलिए एक ही फार्मूला रहता है। इसके बाद में एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका बी। पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, इसका मतलब कौन सा वेक्टर होंगे, कहीं ओरिजिन मान लें तो ओ ए और ओ बी वेक्टर। कई बार हम ओरिजिन बनाते नहीं है और पोजीशन वेक्टर बोलते रहते हैं, तो ओरिजिन कहीं पर भी ले लें, हर स्थिति के लिए ट्रू रहेगा, कहीं पर भी ओरिजिन बनाए तो ओ ए और ओ बी। अब एक और पॉइंट है तो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट। यदि बोले कि पी डिवाइड्स ए बी externally in the ratio m/n, तो किन डिस्टेंसेस का रेशियो होगा m/n, AP is to PB। जो डिवाइड कर रहा है उसी की डिस्टेंस देखते हैं, AB को डिवाइड कर रहा है तो पहले A से फिर B से डिस्टेंस, तो इन डिस्टेंसेस का रेशियो m/n। तो इस डिवाइडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यदि R माने तो R किसके इक्वल होगा, इनका रेशियो है m/n। तो जो A से डिस्टेंस का रेशियो B से मल्टीप्लाई होगा, B से जो डिस्टेंस का रेशियो वो A से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला, ठीक है। लिख लिया, कोई डाउट है? हेलो, आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. कितने लोग आए भाई? कुछ लोग नहीं आए वापस। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं।
एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसके वर्टाइसेस ये पोजीशन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, तो इसके सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर, जैसे 2D में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वैसे इसका पोजीशन वेक्टर a + b + c/3, सेंट्रोइड जी। सेंट्रोइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? मीडियंस का, और ये सभी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। देखिए a का पोजीशन वेक्टर a माना, b का b, c का c, इसका मतलब ये a वेक्टर कौन सा है? कहीं पर आप ओरिजिन ले लें तो ये OA वेक्टर a वेक्टर है, OB वेक्टर b वेक्टर है, OC वेक्टर c वेक्टर है, और OG वेक्टर g वेक्टर है, ठीक है। तो ये g का पोजीशन वेक्टर। तो कई बार हम ओरिजिन बनाते नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर रखें कि पोजीशन वेक्टर बोल दिया मतलब इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा। अब देखिए हमें इस g का पोजीशन वेक्टर निकालना, तो हम डेराइव भी कर सकते हैं, इसको हम d बोल दें तो ये d इसका मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर a + b/2, और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो ये वाला रेशियो इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a + b, और डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ रेशियोज मींस 2 + 1, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ए एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये दोनों एंगल इक्वल, बी एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और सी का, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन सेंटर। ए का पोजीशन वेक्टर यदि ए है, वेक्टर ए है, बी का बी है, और सी का सी है। इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं ए, इस साइड की लेंथ को बोल रहे हैं ए, मींस ए किसके इक्वल होगा? BC वेक्टर का मॉडुलस, मतलब ए किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से जो वेक्टर बनेगा उसका मॉडुलस। बी एंगल की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी बोल रहे हैं, तो स्मॉल बी क्या होगा? AC वेक्टर का मॉडुलस, AC वेक्टर का मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ C माइनस ए, और सी एंगल के अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी बोल रहे हैं, तो स्मॉल सी किसके इक्वल होगा? मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस ए, B माइनस ए लिखें चाहे A माइनस B लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, जैसे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं हम 2D में, ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, कुछ वैसा ही फार्मूला है। इस साइड को अपोजिट वर्टेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a वेक्टर, इस साइड को इसके अपोजिट वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे b वेक्टर, और ऐसे c वेक्टर अपॉन a + b + c। वैसे 2D में दो फार्मूले रहते हैं, एक x कोऑर्डिनेट के लिए, दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के लिए एक ही फार्मूला रहेगा, a वेक्टर a + b वेक्टर b + c वेक्टर c, और डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ साइड्स। इसके डेरिवेशन की बात करें तो इसका डेरिवेशन 2D में तो किया ही है, फिर भी इस पॉइंट को D बोल दें तो BD और DC का रेशियो क्या होता है? BD और DC का रेशियो, BD की ओर वाली साइड और DC की ओर वाली साइड, इन दोनों साइड का जो रेशियो रहता है C/B। तो इससे हम D का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ D, सेक्शन फार्मूला, ये B इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, C इसके, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज, तो क्या बन जाएगा? B वेक्टर + C वेक्टर अपॉन B + C। इसके बाद में ये जो I है, ये I AI और ID, इस AD को एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करता है, मींस AI और ID में एक निश्चित रेशियो रहता है। कौन सा रेशियो? A पर दो जो साइड्स मिल रही हैं, इन दोनों के सम का थर्ड साइड से जो रेशियो रहता है B + C = A। इसका पोजीशन वेक्टर देखना है तो अब क्या होगा? A इससे मल्टीप्लाई हो तो A वेक्टर A आएगा, ये B + C D के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, D का पोजीशन वेक्टर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये B + C कैंसिल हो जाएगा, तो B वेक्टर B + C वेक्टर C, और डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ रेशियोज। डेरिवेशन की ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, 2D में आपने किया ही हो। ये इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद में टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? ये 3D में बनता है,
यहाँ पर 2D में बना रहे तो वैसा नहीं बनेगा जैसा वास्तव में होगा। टेट्राहेड्रॉन आपको मालूम है, यहाँ पर रेगुलर नहीं बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रॉन है, एजेस की लेंथ अलग अलग हो सकती है। इसके 4 फेसेस रहते हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस रहते हैं, चारों ट्रायंगल, 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, एक फेस तो है ट्रायंगल ABC, नीचे वाला फेस, एक राइट साइड वाला फेस ट्रायंगल BDC, एक लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल ABD और एक पीछे वाला ट्रायंगल ACD। 4 फेस हैं, 4 ट्रायंगल, 4 कॉर्नर्स हैं, इनको कॉर्नर्स भी बोलते हैं या वर्टाइसेस भी बोलते हैं। कौन से? ABCD। और एजेस की बात करें तो एजेस की 4 हैं, 4 एजेस, सॉरी 6 एजेस, 6 एजेस हैं। एक AB है, दूसरी BC है, तीसरी AC है और 3 ये हैं BD, CD और AD। ठीक है, इनके साइड्स की लेंथ इक्वल हो जरूरी नहीं है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं बोल रहे, सिर्फ टेट्राहेड्रॉन बोल रहे हैं। अब इसके सेंट्रोइड की बात करें कि इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा, और उसके सेंट्रोइड की हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। इसके सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड। देखिए इसके फेस ट्रायंगल है, तो नीचे वाला ट्रायंगल ये ABC, ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपको देखना आता है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मतलब इसकी 2 मीडियन बना लें, तीनों मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट करें, सिर्फ 2 बनाई, तीसरी भी इंटरसेक्ट करेगी, इसका सेंट्रोइड। इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ऐसे दूसरे फेस का सेंट्रोइड बनाए, इसका सेंट्रोइड बना लेते हैं, इसकी एक मीडियन, दूसरी मीडियन, इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। ऐसे यदि हम लाइन सेगमेंट बनाए तो 4 बनेंगे, क्योंकि 4 फेसेस हैं, चारों के सेंट्रोइड को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें और ये चारों एक ही जगह पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसी पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स will join centroid of any face to the opposite vertex are concurrent means एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। and their point of intersection is centroid, and centroid divides each line segment in the ratio 3:1 internally. Line segments which join centroid of any face to the opposite vertex are concurrent, and their point of intersection is centroid, and centroid divides each line segment in the ratio 3:1. 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 3 वर्टेक्स की तरफ रहेगा, 1 बेस की तरफ रहेगा। ठीक है, 4 फेस हैं, ऐसे 4 लाइन सेगमेंट बनेंगे, चारों कंकरेंट होंगे। हमने 2 ही बनाए यहाँ पर। कौन से 2 बनाए हमने? DG1 और CG2। सर हाँ
सर वो अभी पुरानी वाली लिंक पे थे तो वहां पे वेटिंग रूम में थे, मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। सर अभी ज्वाइन किया तो बता दीजिए एक बार कितना पढ़ा दिया। पुरानी वाली लिंक, तो ये नई लिंक आई है क्या अभी तुम लोगों को के पास में? सर आपने एक वो फोटो भेजी थी जिसमें आप वो प्राइवेट लिंक से क्लास स्टार्ट कर रहे थे 2 PM वाली, उस पे सर वेटिंग रूम में थे। तो मैंने भेजी नहीं थी, कहाँ भेजी थी मैंने? नहीं सर, एक व्हाट्सएप पे मैसेज था आपका, वो लिंक और आईडी पासवर्ड थे उसमें, उसके वेक्टर 3D के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे चले गए थे। यस सर, तो ये छूट अरे गया वो था। मैं करने वाला था स्टार्ट, फिर पता नहीं कैसे चला गया वो, ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में वहां से मैसेज आया कि चालू हो गई ये साइट, चालू हो गई, तो मैंने ये चालू कर दी, मैं उस ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे कैसे हो गया। चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ज्यादा तो हो गया उसमें, यहाँ से हुआ था। और भी कोई आया क्या? 2 लोग आए। हाँ तो डिस्टर्ब ही हो गया सब पूरा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये i प्लस ए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी i माइनस जे। तो आपको बताना पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी ओरिजिन होगा। इसके पहले ये भी बताया था क्या? ठीक है, इसका मतलब किसका पोजीशन वेक्टर ए का, और किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, तो बी ओरिजिन कहलाएगा, और ए का पोजीशन वेक्टर मतलब बी ए हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो किसका पोजीशन वेक्टर? सी का, तो टर्मिनल, सॉरी किसका? बी का, तो बी टर्मिनल पॉइंट होगा, किसके रिस्पेक्ट में? सी के, मतलब सी ओरिजिन होगा। पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन हमेशा इनिशियल पॉइंट रहता है, तो सी बी और बी ए को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सी ए। आपको बताना क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो किसका पोजीशन वेक्टर? सी का, वो टर्मिनल पॉइंट रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में? ए के, मतलब ए ओरिजिन रहेगा, ए सी। और दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सक्सेसिव है, तो सी ए बनेगा, और आपको ए सी बताना, इंटरचेंज करेंगे तो आंसर -2 आई था। उसके बाद में ये डेफिनेशन बताई थी, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यदि स्पेस में फिक्स पॉइंट है तो लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा, और इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है तो फ्री वेक्टर्स कहलाएगा। जितने पोजीशन वेक्टर्स हैं वो लोकलाइज्ड वेक्टर हैं, क्यों? क्योंकि उनके इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है हमेशा, ओरिजिन। एक पोजीशन वेक्टर के इक्वल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। एक वेक्टर के इक्वल वेक्टर तो ड्रॉ कर सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट फिक्स मानेंगे यदि पोजीशन वेक्टर भी फिक्स रहता है, तो फिर ये पोजीशन वेक्टर नहीं कहलाएगा। इसलिए पोजीशन वेक्टर लोकलाइज वेक्टर है। लोकलाइज वेक्टर में उसके इक्वल वेक्टर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसके पैरेलल बना दें इक्वल मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में। ये जो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये हमने फ्री वेक्टर्स के लिए पढ़ी। इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, ये जो पढ़ा है वो फ्री वेक्टर्स के लिए है। अधिकतर हम फ्री वेक्टर्स की बात करते हैं, कब पोजीशन वेक्टर जरूर यहाँ पर लोकलाइज वेक्टर। इसके बाद में एक फार्मूला बताया था, टू एक्सप्रेस अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड्स। एक वेक्टर, इसके एंड्स हैं ए और बी, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इस वेक्टर को एंड्स के पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, तो ए बी वेक्टर को इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए ये दोनों सक्सेसिव है, तो इन दोनों वेक्टर का सम बी के इक्वल, तो ए बी की बात करें तो बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो ये फार्मूला है। अभी शुरू में ज्यादा फार्मूले नहीं है ऐसे, वैसे ओवरऑल वेक्टर में ज्यादा फार्मूले नहीं है, लेकिन थ्योरी की हर चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत रहती है। ए बी वेक्टर किसके इक्वल? पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये फार्मूला, छोटा सा फार्मूला। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, सेक्शन फार्मूला यहाँ का। इंटरनल डिवीजन, इस ए बी वेक्टर को ये पी पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, तो जैसा 2D में रहता है वैसे यहाँ पर रहेगा, ये वाला रेशियो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रेशियो इससे, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोस। ये सेक्शन फार्मूला है। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मिड पॉइंट के लिए m और n 1 हो जाएंगे, तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन, इस ए बी को ये पी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है,
50 पॉइंट एक्स ने डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, m/n के रेशियो में, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर m/n के रेशियो में डिवाइड करो तो ये m हो जाएगा, ये n। तो इधर वाला रेशियो इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला रेशियो इससे, क्रॉस में बस बीच में माइनस का साइन रहेगा एक्सटर्नल डिवीजन में। फिर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। वैसे सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर a + b + c/3। इस सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस रहता है, तो ये मिड पॉइंट है, तो पहले मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, फिर 2:1 के रेशियो का फार्मूला लगा के जी का पोजीशन वेक्टर निकाला तो ये आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, जैसे 2D में इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं ax1 + bx2 + cx3/3, वैसे यहाँ पर इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर का फार्मूला ये रहता है। इसमें क्या है, a का पोजीशन वेक्टर a, b का पोजीशन वेक्टर b, c का पोजीशन वेक्टर c। इस साइड की लेंथ स्मॉल है, a वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल है, b वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल b, और c वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल c, ठीक है। तो हर एक साइड को अपोजिट वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके पोजीशन वेक्टर से, इसको इसके पोजीशन वेक्टर से, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ साइड्स। स्मॉल ए क्या है, बीसी साइड की लेंथ, बीसी साइड की लेंथ मतलब बीसी वेक्टर का मॉडुलस, और बीसी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। बी साइड क्या है, बी साइड है एसी साइड की लेंथ, एसी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी साइड की बात करें तो ए बी साइड, ए बी साइड, ए बी की लेंथ मींस वेक्टर ए बी की लेंथ मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखिए ये जो डी पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर बना हुआ, इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो इन दोनों साइड्स का रेशियो c/b। इससे हम d का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, bd और dc का रेशियो c/b, तो इससे हमने d का पोजीशन वेक्टर निकाले हैं। और ये जो i है, i इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, b + c/a। ये रेशियो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, a वेक्टर और b + c इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, a का पोजीशन वेक्टर a है, d का पोजीशन वेक्टर ये है, और ये रेशियो b + c/a, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब हम टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रॉन, इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ये 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 3D में बनता है। इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये 4 वर्टाइसेस होते हैं, और 6 एजेस रहती हैं, ये एजेस हैं। इसके सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं। इसका सेंट्रोइड क्या होता है, 4 फेसेस हैं, तो हर एक फेस का हम सेंट्रोइड देखें। इस जैसे हमने नीचे वाले का सेंट्रोइड देख लिया, सेंट्रोइड क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। फिर इधर वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड देख लिया, ट्रायंगल ABD, इसका सेंट्रोइड, इसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ये होगा इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड। ऐसे 4 लाइन सेगमेंट बन सकेंगे, क्योंकि 4 फेसेस हैं, चारों फेसेस के सेंट्रोइड देखें, G1 G2 G3 G4 बोल दें, और अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो 4 लाइन सेगमेंट बनेंगे। ये चारों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड। Line segments which join centroid of any face to opposite vertex are concurrent, and their point of intersection is centroid. And centroid divides each line segment in the ratio 3:1 internally. अब हम centroid के coordinates निकाल रहे हैं कि centroid के coordinates क्या होंगे, ठीक है। अब देखिए coordinates नहीं, पोजीशन वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर a, b का b, c का c, और d का d। तो देखिए G1 का पोजीशन वेक्टर इजीली बता सकते हैं। G1 क्या है, ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड, इसका पोजीशन वेक्टर होगा a + b + c/3। अब ये जो G है, ये G इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, 3:1। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पोजीशन वेक्टर से, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पोजीशन वेक्टर से, और डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ रेशियोज। तो 3 इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये a + b + c, 3 कैंसिल हो जाएगा, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पोजीशन वेक्टर से, तो क्या आएगा d, और डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ रेशियोज मींस 4। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन की सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
वेक्टर में सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकालना बड़ा आसान रहता है। कितने भी पॉइंट्स दिए हो, चाहे वो 3D में दिए हो, चाहे 2D में दिए हो, कैसे भी दिए हो, कितने भी दिए n पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर लें तो जो भी फिगर बन जाएगा, चाहे वो सेंट्रोइड बन जाए, चाहे वो सॉलिड बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए। जैसे 3 पॉइंट दिए और 4 पॉइंट दिए और 3D में दिए, तो इनको ज्वाइन करने पर टेट्राहेड्रॉन बन जाता है। ठीक है, जितने पॉइंट्स दिए हो 3D में हो, 2D में, उनको ज्वाइन कर लें तो एक जो सॉलिड बन जाएगा, चाहे प्लेन फिगर बन जाएगा, उसका सेंट्रोइड होता है। सभी वर्टाइसेस की पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करें और नंबर ऑफ वर्टाइसेस से डिवाइड कर दें। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है पर, लेकिन अब जैसे टेट्राहेड्रॉन में 4 है तो चारों को ऐड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ट्रायंगल में इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों की पोजीशन वेक्टर को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसका सेंट्रोइड हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके 4 वर्टाइसेस हैं, 6 एजेस हैं, ये AD एक एज है। इसके अपोजिट एज कौन सी है? अपोजिट एज वो कहलाएगी जो इससे नहीं मिल रही है। तो देखिए AD एक एज है, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, एक ये वाली एज है जो इससे नहीं मिल रही, मींस AD की अपोजिट एज कौन सी होगी? BC। BC की अपोजिट और BD की अपोजिट एज कौन सी होगी? BD की अपोजिट एज, BD से कौन सी नहीं मिल रही है? AC। ये यहाँ इंटरसेक्ट करते हुए जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये पीछे क्यों बना हुआ? 3D में बनता है टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, मालूम है आपको कैसा बनता है टेट्राहेड्रॉन? BD और AC। और CD के अपोजिट एज कौन सी होगी? CD की अपोजिट एज होगी AB। तो यहाँ अपोजिट एजेस की 3 पेयर बनेंगे। तो सेंट्रोइड को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। इस एज का मिड पॉइंट लिया, इस एज का मिड पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इससे ज्वाइन कर दिया। ये तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड होगा। और सेंट्रोइड इन लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ के लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था ये वाले, लेकिन यहाँ पर ये बाइसेक्ट करता है। Point of intersection of line segments which join midpoints of opposite axes is centroid, and centroid bisects each line segment. Point of intersection of line segments which join midpoints of opposite axes is centroid, and centroid bisects each line segment. तो यहाँ से भी हम सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? A का पोजीशन वेक्टर A, B का B, C का C, D का D, ये इसका मिड पॉइंट E, ये F, और इस EF का मिड पॉइंट है G। तो इस E का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? EAD का मिड पॉइंट है तो A + D/2। इस F का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? B + C/2। और इस EF का भी मिड पॉइंट है G, तो पोजीशन वेक्टर G क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? A + B + C + D/2, और एक और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, ये 7 लाइन सेगमेंट एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, 3 ये वाले और 4 ये वाले। ठीक है, सेंट्रोइड पे इंटरसेक्ट करते हैं। सेंट्रोइड इन लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और इनको 2:1। अब कुछ क्वेश्चंस करना है। A, B, C, D, D, E, F is a regular hexagon.
ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन तब आपको बताना है फर्स्ट पार्ट सी डी, सेकेंड पार्ट डी, थर्ड ए एफ, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी, सेवंथ एफ डी, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी की टर्म्स में इन सभी को बताना है। देखिए इसमें एक रिलेशनशिप का यूज करना पड़ेगा। रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन में सभी साइड्स की लेंथ सेम होगी। इसमें यदि हम इन सभी एंगल की बात करें तो ये एंगल 120 120 के रहेंगे। ऑपोजिट वर्टाइसिस को यदि हम ज्वाइन करें तो ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये इसका सेंट्रॉइड भी होता है। तो ये जो 120 के बन रहे थे एंगल, ये 60 60 के हो जाएंगे। जब ये दो 60 के हो जाएंगे तो फिर तीसरा भी 60 का ही होगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएंगे सभी। ये सभी 60 60 के हो जाएंगे तो ये पूरे इक्विलैटरल। एक साइड की लेंथ यदि ए है तो सभी साइड की लेंथ ए होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, और इनकी लेंथ भी ए हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी बात करें तो ये और ये पैरेलल होंगी। ठीक है, दिख ही रहा है कि ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल से भी समझ सकते हैं। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60, तो ये इसके पैरेलल है। ऐसे इधर से बना के देखें तो ऑल्टरनेट एंगल से, लेकिन ये लेंथ में डबल है। लेंथ में डबल है तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो एडी वेक्टर की बात करें तो एडी वेक्टर किसके इक्वल होगा? सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं हम, बी की डायरेक्शन में बोल रहे हैं। जो बी की डायरेक्शन है तो ये 2b के इक्वल होगा। ये जो अपोजिट वर्टाइस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ये बाकी दोनों के पैरेलल भी है और लेंथ में डबल भी है। तो जैसे ये वेक्टर ए है तो इस एफसी की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा? 2a। ये बी है तो ये किसके इक्वल होगा? 2b। उस डायरेक्शन का ध्यान रखें। इस 2b का यूज करके फिर सॉल्व करना होगा आपको, और सॉल्व कीजिए इसको।
मतलब CD B वेक्टर माइनस A वेक्टर बी माइनस ए। फर्स्ट पार्ट का आंसर बी माइनस ए। सर DE माइनस A वेक्टर डी माइनस ए, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन है तो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो इसकी बात करें तो ये 2b होगा। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बताना CD। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स मालूम हो और तीसरी साइड ये अननोन हो। देखिए ए को सी से ज्वाइन कर दें तो ट्रायंगल लॉ से ही देखना है, बेसिक से देखना है। ये CD आपको निकालना है, AC आपको नहीं मालूम, यदि AC मिल जाए तो ट्रायंगल लॉ से हम इसको निकाल सकेंगे। AC कैसे निकालेंगे हम, ये A है ये B है, तो AC वेक्टर बता सकते हैं ट्रायंगल लॉ से। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये AC किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B। तो अब हम CD निकाल सकते हैं, CD क्या होगा, अब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करें तो AC प्लस CD किसके इक्वल होगा, 2B। ट्रायंगल लॉ से टू सक्सेसिव साइड्स का रिजल्टेंट थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यहाँ से CD मिल जाएगा, CD किसके इक्वल होगा, B माइनस ए। CD ये B माइनस ए हो गया। DE की बात करें तो DE किसके इक्वल होगा, AB A है तो DE कैसा होगा, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी है, लेंथ में इक्वल भी है, लेकिन एरो की डायरेक्शन अपोजिट बोल रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए। AF की बात करें तो जितना CD होगा उतना ही AF होगा, सेम डायरेक्शन है तो ये B माइनस ए हो जाएगा। AE की बात करें कि AE कितना होगा, अब यही बताना है तो ऐसे ट्रायंगल बना लें जिसकी दो साइड्स मालूम हो, तीसरी साइड ये AE बन रही हो जो अननोन है। तो देखिए यहाँ से तक ये 2B है और ये माइनस है, ये दोनों सक्सेसिव है तो AE बता सकते हैं हम ट्रायंगल ADE से। ADE से ये 2B है, ये 2B है, 2B में A को ऐड करेंगे तो ये AE मिल जाएगा 2B माइनस ए। इधर से ही बता सकते हैं ये B माइनस ए है, ये B है तो ये B है, इन दोनों को ऐड करेंगे B माइनस ए B, तो इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 2B माइनस ए। इसका मतलब ए की बात करेंगे तो ये 2B माइनस हो जाएगा। बी बताना तो बी कितना होगा, ये तो अपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, CD के पैरेलल होगा, लेंथ में डबल हो, CD निकाल चुके B माइनस ए, तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ B माइनस ए। ऐसे C निकालना तो C निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना B माइनस है और ये कितना माइनस है, ये दोनों सक्सेसिव तो ये कितना जाएगा B माइनस 2 है। और FD की बात करें कि FD किसके इक्वल होगा, FD ये हो गया, तो FE और FD ED, तो ये कितना B और ये कितना A, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, A प्लस B। In regular hexagon, A, B, C, D, F, AB plus AC plus AD plus AE plus AF, ये बताना किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस भी हैं, AD twice of AD, 3AD and 6AD।
सर सी। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है ए बी सी डी ई एफ, क्या बोल रहा है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, इनका सम बताना है, ए डी की टर्म में बताना है। तो देखिए ए एफ की बात करें तो ए एफ किसके इक्वल होगा, सी डी, और ए बी की बात करें तो किसके इक्वल होगा, ई डी। ठीक है, ये दोनों हट गए, इसकी जगह ये सी डी आ गया, इसकी जगह ये आ गया। और अब देखिए ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी, और ए ई प्लस ई डी कितना होगा, ए डी, और ये ए डी है ही, तो आंसर हो जाएगा 3AD। इस ए एफ की जगह क्या आ जाएगा, सी डी, इस ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए डी। और अब यहाँ से समझ सकते हैं ये टर्मिनल पॉइंट सी इनिशियल पॉइंट डी कैंसिल, सी कैंसिल हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट ई और टर्मिनल पॉइंट ई कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ए हर जगह इनिशियल पॉइंट की जगह है। ठीक है, ये बी कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 बार ए इनिशियल पॉइंट की जगह और 3 इसकी जगह, तो ये अगर ये ए और ए और डी 3 बार टर्मिनल पॉइंट की जगह है, तो आंसर हो जाएगा 3AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AC and BT are two diagonals of a quadrilateral ABCD. Prove that AB plus DC is equal to AC plus DB. AB minus DC is equal to AD minus BC. ओके सर। ठीक है, डायग्राम बना के कर सकते हैं या बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए का पोजीशन वेक्टर ए मान लें, बी का बी, सी का सी, डी का डी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा सी माइनस डी। फॉर्मूला पड़ा है, पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनके बस पेयर चेंज कर दीजिए, इसको इसके साथ में ले लीजिए क्योंकि ये पेयर ही चेंज हो गए, ए के साथ में यहाँ बी था और ए के साथ में यहाँ सी आ गया और ये बी, हम बी माइनस डी कर दें और यहाँ पर सी माइनस ए कर दें। तो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी बी, और ये हो जाएगा ए सी, राइट हैंड साइड हो गए। ठीक है, ऐसे इसमें भी फॉर्मूला लगा के इंटरचेंज कर देना तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मसल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? सर चल रहा है।
चलिए कितने हो सर गए? वो आज की क्लास का वो भेज दीजिएगा हाँ PDF। मैं भेज दूंगा, हाँ भेज दूंगा। अच्छा आज टेस्ट भी होगा आप लोगों को। पिछली बार वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो एकदम से नींद आ गई, वो ध्यान ही नहीं रहा, वो आपका टेस्ट नहीं हो पाया पिछले फ्राइडे को। चलिए ठीक है, आज टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। वो जो चल रहा है ना GRB वाला, आज संडे है, ठीक है। क्लास खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बंसल का क्वेश्चन बैंक डिस्कस होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर वेक्टर की बात करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया कंप्लीट कर लीजिए उसको। सॉल्यूशन में काफी टाइम लग जाएगा वैसे। चलिए ठीक है।